बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होना था। सुपर 8 का पहला मैच था, लेकिन ये मैच हुआ बारिश की नज़र और दोनों जो टीम्स हैं उनको एक एक पॉइंट मिल गया। इंतहाई मुकाबला अब अहम हो गया है और आगे जो मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट है इस पर हम बात करेंगे। कोलंबो में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और फिर उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग का फैसला हुआ, तमाम मुसलसल बारिश होती रही जिसकी वजह से पहले मैच ताखीर का शिकार हुआ। शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद महदूद हो जाएगा, कुछ ओवर्स तक चला जाएगा मैच, लेकिन मैच शुरू ही नहीं हो सका। फिर एम्पायर्स ने मैच को मनसूख करने का फैसला कर लिया, तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल चुका है और मैच बारिश की नज़र होने के बाद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब हर मुकाबला जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुका है। पाकिस्तान 24 फरवरी को इंग्लैंड जबकि 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगा। अब प्लेइंग 11 में कल एक तब्दीली कर दी गई। हम बात कर रहे थे कि क्या चेंज हो सकता है, एक या दो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं या क्या हो सकता है, तो कल ख्वाजा नाफे की जगह फ़खर जमान को टीम में शामिल कर लिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। आज भी दो मैचेस है और इंग्लैंड और श्रीलंका, इसके अलावा शाम को इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी मैच होने जा रहा है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। इन सारे मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद और स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। आप दोनों को वेलकम करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई, मैच की नज़र हो गया, बारिश की नज़र हो गया, मैच की नज़र हो गया बारिश की नज़र हो गया हमारा मैच, एक एक पॉइंट मिल गया। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ है? मुबारक हो आपको, आप सुपर 8 में बोर्ड पे के ऊपर आ गए हैं। तो नहीं, अब ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल, मैं हमेशा जो बात करता हूँ कि कंट्रोलेबल आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। आपको एक पॉइंट मिला, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कल हम फिर टॉस जीते जब आपको पता था कि बारिश होने वाली है एंड देन आप उस वाले मैच में आपने डिसाइड किया कि हम बैट फर्स्ट करेंगे। मतलब मुझे थिंकिंग की समझ नहीं आ रही अभी तक, मुझे आई कांट गेट माय हेड अराउंड। ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर कम ओवर्स होते हैं या बारिश होती है तो फिर क्या होना चाहिए। आई कांट गेट माय हेड अराउंड कि मतलब क्या थिंकिंग प्रोसेस क्या है इसके पीछे। हम पाकिस्तान में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 मैचेस में हम बैट फर्स्ट करते हैं और हम अलाउ करते हैं हमारे बॉलर्स को कि वो डिफेंड करें। यहाँ पे हमने देखा क्रूशल मैचेस में जब जहाँ पे आपने बैट फर्स्ट करना है वहाँ आप चेस करने जाते हैं। नीदरलैंड वाला मैच भी अगर आप देखें वहाँ पे भी आप चेस करने चले गए। सारी दुनिया एक तरह से सोच रही है, पाकिस्तान की उसमें आपका कैमियो, फहीम का कैमियो था जिसकी वजह से आप मैच जीते। उसके बाद इंडिया वाले मैच में फिर आपने किया जी, आप टॉस जीत के आप बॉलिंग करने चले गए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब थॉट प्रोसेस क्या है और थिंकिंग क्या है इसके पीछे। अगर देखें कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, आई थिंक क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है उनके दिमाग में हो, उनके दिमाग में क्लैरिटी होगी। हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी आप देखें, हमने जब बात की पिछले मैच में, हमने बात की हमारा जो बैटिंग लाइनअप की बात की, हम नाफे को लेके आए। एक यंग प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आप उसको लेके आते हैं, एक मैच खिलाते हैं और उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब इसको आप मैं अपना वही थिंक टैंक्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों भाई आप एक यंग प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। या दूसरी साइड पे अगर दूसरा सिनारियो देखा जाए तो फिर ये है कि फ़खर को आपने बेंच किया हुआ था, ये इजी मैच था तो आपने नाफे को दिया कि हम वो रन्स बना लें। एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आप ये सोचते हो कि जी हम इस प्लेयर को दे देंगे चांस। अगर वो रन्स कर जाता तो आप अपने सीनियर प्लेयर को फिर बेंच पे करते। या तो आप, माइक हैसन के दिमाग में ऐसा है कि वो ये चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को बिल्कुल बेंच पे करें क्योंकि उनको क्वेश्चन कोई ना कर सके। अच्छा। या तो ऐसी चीज हो सकती है या फिर इस थ्योरी की मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसी चीज है, क्या थिंकिंग है उसकी कि फ़खर को आपने पहले क्यों नहीं खिलाया। जब हम बात कर रहे थे इंडिया वाले मैच में या भी बात कर रहे थे कि उनकी तो गलती हुई है, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मकसद ये है कि फिर आके कहें कि जी हमने प्लेइंग 11। अब आप इस टीम में बाय फोर्स, अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर को भी आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं, जबकि आप ये बात करते हैं कि जी उसका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड जो है ना वो वर्ल्ड कप में ठीक नहीं है। ठीक है, बाबर अगर बैट करता है टॉप नंबर 1 नंबर 2 पे
तो बाबर का स्ट्राइक रेट 134 135 का है। आपने जितना स्ट्राइक रेट की मत लगाई हुई है, अगर आप अपने टॉप ऑर्डर को भी देख लें तो उनका स्ट्राइक रेट भी तो 130s में ही है। आपका ऐसा थोड़ी है कि किसी का स्ट्राइक रेट जो 150 प्लस पे है। आपके जितने प्लेयर हैं उनका स्ट्राइक रेट तो इसी पे है। तो फिर आपने जब बाबर को अगर आपने 4 नंबर पे खिलाना है, वही बात जो बाय फोर्स मिडिल ऑर्डर आपने जो रखा हुआ है उसकी मुझे थिंकिंग समझ नहीं आ रही। तो फिर प्लेयर के साथ भी ज्यादती है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि सीनियर प्लेयर अभी आप देखें, नसीम को आपने बेंच किया हुआ है, ठीक है, गाय बगाए अगर आप पिछले दिनों में देखें तो शहीन को भी इन्होंने बेंच किया हुआ था। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो जो सीनियर प्लेयर हैं, फिर मैं समझूंगा कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि उनको ऐसा लगे कि भाई इनको जो है ना परफॉर्मेंस भी ना हो, हम इनको साथ सीनियर प्लेयर्स को टारगेट करने का भाई। तो देखें अगर जब आप क्या अचीव करना है, मतलब उसमें ये है, फिर आप अगर वो नहीं खेलेंगे तो आपके पास जो टीम बनेगी और आप उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप माइक हैसन का कोचिंग स्टाफ भी देख लें, कोचिंग स्टाफ में भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके, ठीक है। आप देखें, आप अपना बॉलिंग कोच लेके आए हैं, आप अपना बैटिंग कोच लेके आए हैं। आपने शाहिद अफरीदी का उस दिन इंटरव्यू तो सुन लिया था सारी दुनिया ने, उसने वही बात की, दोनों के ऊपर उसने बात की। आप ऐसे लोग साथ में रखे हुए हैं कि कोई आपको चैलेंज ही ना कर सके। तो इससे तो मुझे ये लगता है कि उनके माइंडसेट में और उनकी थिंकिंग कुछ इस तरफ जा रही है। वैसे अगर ये सिचुएशन है, अजहर भाई जिस तरह से एक्सप्लेन करें, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अगर पीछे स्टाफ या कोचिंग स्टाफ हमारा क्लियर नहीं है, उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, या वो अपने ताईं क्लियर है लेकिन हमें कंफ्यूज करें, फिर तो टीम किस तरह से आगे परफॉर्म करे। देखें, कल भी मैंने एक बात की थी कि डरे हुए कोच हैं, और वही बात कल शोएब भाई ने भी की। उन्होंने कहा कि जब आप उनकी जितनी भी अभी तक एक्सपेरिमेंट्स को देख उठा के देखें तो नहीं, मुझे नहीं सुनते, मैं उन्हें सुनता हूँ। रात को मैंने की देखी। कौन से वाले शोएब भाई की बात कर रहे हो, अख्तर की या मलिक की? मैंने रात को ट्यून करते देख लिया। आप शोएब अख्तर की बात करें। मैं शोएब अख्तर की बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर करना होता है, तो इसलिए बड़े हैं शोएब कहता हूँ। लेकिन जिस वक्त आप माइक हैसन की बात करते हैं, कल मैं थोड़ा वहाँ से स्टार्ट करूँगा। लोगों ने एक बात की कि पाकिस्तान, आपको पता है कि मैच शॉर्ट होने वाला है, बारिश है, टॉस जीत के भाई आप पहले बैटिंग क्यों कर रहे हो, आप पहले बॉलिंग करो, क्योंकि वो डकवर्स वाला मामला बीच में आता है। लेकिन मसला ये है कि जब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, यू हैव नेवर बीन अ गुड चेजिंग साइड। जब आप प्रेशर गेम्स की बात करते हो, पाकिस्तान का पैनिक बटन ऑन होता है हमेशा। मुझे पता है कि अगर मैं भी वहाँ कैप्टन हूँ तो मेरे ज़हन में पहले यही आएगा कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। तो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बॉलिंग ऑप्शन है, बैटिंग मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, कोलैप्स ही बीच में हो जाती है। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग वाला फैसला, आई नो बारिश वाला है मामला, लेकिन स्टिल मेरे लिए वो ठीक था, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जाते हो, आप अपने वीक पॉइंट पे नहीं जाओगे, आप चेज नहीं कर सकते जो आपने एक फोर्सफुल इस वक्त मिडल ऑर्डर बनाया हुआ है। कल जो टीम सिलेक्शन की बात करें, देखें इन मैचेस के अंदर खास करके मैं फिर कहता हूं, जहां पर आपको बारिश वाला मामला आ जाता है बीच में, आपको पेस बैटरी की जरूरत थी। नसीम को बाहर बिठाना, आप मुझे समझ से बाला तर है कि इस वक्त आखिर चल क्या रहा डगआउट के अंदर कि आपने इसको बिल्कुल बाहर बिठाया हुआ है। उसको अभी तक आप अपना एक ऑप्शन आपने सेकंड कमांड में रखा हुआ ही नहीं। दो तब्दीलियां होनी चाहिए थी आपकी नजर में। मेरी नजर में देखें, मसला ये कि अगर आप कल के भी मैच को देखें तो आपने इतनी लंबी बैटिंग ऑर्डर की है, दैट शोज कि आपको फिर वही बात है ना, आपकी अपनी वीकनेस पे आपको पता है कि हमारी बैटिंग इतनी तगड़ी है नहीं। ऑलराउंडर्स और बैट्समैन को ज्यादा मिला लो, अपनी बैटिंग लंबी कर लो। बेशक आप जेन्युइन पेस बैटरी की बात करते हो, उनको आप सैक्रिफाइस कर दो, बॉलर्स को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पर आपको डेथ ओवर्स के अंदर कैंडी वाले मैचेस में जरूरत पड़ेगी, आपके पास डेथ ओवर का पेस बैटरी का बॉलर मौजूद नहीं है। आपको उसके अंदर अभी भी सोचने वाली बात है। ठीक है, बाबर आजम मिडल ऑर्डर के अंदर आपने उनको फोर्सफुली खिलाया हुआ इस वक्त। फखर जमान को कल बहुत टाइम के बाद आप वापस लेके जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जो हम एक लत यहाँ पर बैठ के लगाते हैं ना कि स्ट्राइक रेट, कल फखर का भी स्ट्राइक रेट मैं चेक कर रहा था 134 से 135 के करीब स्ट्राइक रेट है। इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर आप उठा के देखें, ऐसा तो कोई बैट्समैन आपके पास मौजूद नहीं है जो कि 220 को टच करता हो, 180 को या 150 तक भी जाता हो। 150 को भी कोई नहीं टच करता। फहीम का शायद हो एंड में जाके, वो भी एंड में जो कैमियोस हैं उसकी वजह से होगा, लेकिन आपके बैटर जो है ना टॉप 7 पे बैटिंग करने वालों का कोई नहीं है ऐसा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे का ऐसा रिकॉर्ड है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस फिर क्यों लगाई जाती हैं? बस वो एक तरफ लोगों को लगाया हुआ स्ट्राइक रेट। जब आपने उस वक्त जब ये डिसाइड किया था कि आपने बाबर को नहीं रखना या उसको रिजवान को नहीं रखना, तो फिर आपने ये चीजें तो आपको लगता है बाकायदा कैंपेनिंग हो रही है कुछ प्लेयर्स के खिलाफ, उनको निकलवाने के लिए, या उनके खिलाफ कोई भी बात की जा रही है जानबूझ के? देखें, पहले काफ़ी टाइम से ना एक चीज़ चल रही थी कि स्ट्राइक रेट को लेके जो है ना, जब बाबर एंड रिजवान खेलते थे उस वक्त ये मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, ठीक है, वो माइक हैसन से पहले ही ये बात इन्होंने की थी कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, हमें जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो आप देखें कि आपने क्या अचीव किया है। आप
आप आके कह देते हो जी हमने ये 200 रन किए हैं इतने मैचेस में 200, पर आप देखो तो सही आपकी अपोजिशन क्या है, आप कहाँ पे खेल रहे हैं, किन के खिलाफ आप खेल रहे हैं। आप भाई बात ये है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये टीम जो है ना, ये टीम आपकी वर्ल्ड कप जीत सकती है। मैं इस चीज से इतना पोटेंशियल है, ठीक है। आप देखें T20 फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में कुछ ऐसा हो सकता है आप अगला मैच जीतते हैं, ठीक है, उसके बाद एक किसी और मैच में बारिश होती है, आप जाके सेमीफाइनल खेल लेते हैं और आपकी टीम ये जीत सकती है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास, हम ये बात नहीं कर रहे कि जी आप इसको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं, हम ये बात कर रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें तो एक्चुअली टीम प्रॉपर बना लें, उसमें तो एक ऐसी टीम बना लें कि जो आपको हो। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको यही बात है कि 9 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए, नसीम इज वेरी गुड नंबर 9, ऑलमोस्ट ऑलराउंडर ही समझे उनको, वेरी गुड नंबर 9। अब हम बात ये कर रहे हैं भाई, आप जो स्पिनिंग ऑलराउंडर कर रहे हैं या पेस पे पास नहीं है, आपके पास सलमान अली आगा एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, उसके बाद आपके पास साइम दूसरे हो गए, नवाज तीसरे हो गए, शदाब चौथे हो गए, ठीक है, ये आपके पास 4 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को कम करके उस्मान अगर आते हैं तो आपके पास 5 बॉलर हैं और 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। जहां पे स्पिन पिचेस होती हैं, जहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां पे आपको 5 स्पिनरों की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका एक ऑर्डिनरी स्पिनर भी एक अच्छा स्पिनर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप 20 ओवर करवाने की बजाय 16 ओवर इनसे करवाएं और आप बेंच पे रखें, आप नसीम को खिलाएं। आपने उस वक्त सिचुएशन देखें, अगर आपने नहीं बॉलिंग करवानी उससे ना करवाएं, लेकिन वो आपके पास होना तो चाहिए, आमरी में तो हो, अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको करवा सकते हैं। अभी उसमें यह है कि अगर आप बैटिंग को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो नंबर 9 पे तो ये है ना, उससे पहले आपके ऑलराउंडर है, फहीम भी आ जाता है, अगर आप फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ फहीम भी है, नसीम भी। एक कहने का मकसद है एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को कम करके आप जो है अपना फास्ट बॉलर ला सकते थे, आप शुरू में आप अपना बैट्समैन ला सकते थे ताकि आपकी टीम में एक डेप्थ ज्यादा हो जाए। ये बात करने का मौका है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो यही बात करना चाह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि अभी आपने जो मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से मिडिल ऑर्डर लेके डाल दें। आपके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त हैं उनका यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर लें। लेकिन बाबर पे बड़ी तनकीद मैं देख रही थी, आप रोज ही, क्योंकि हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, हम खुद भी यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो बाबर के बारे में फिर कल यही कहा जा रहा था कि आपने उनको क्यों नहीं ड्रॉप किया जब आपको नजर आ रहा है कि भाई बारिश हो रही है, शायद महदूद हो सकते हैं ओवर्स, और आप खुद ही कोच कह के जाते हैं भाई बाबर जो है वो कम ओवर्स का प्लेयर नहीं है और 10वें या 11वें ओवर के बाद वो नहीं खेल सकता, तो आपने उसको क्यों नहीं ड्रॉप किया? देखिए यहाँ पर बैठ के मैं खुद भी कहता हूँ कि अगर आपको बाबर की जरूरत नहीं है, जहाँ पर खिंचा हुआ मैच है 12-15 ओवर्स का है, तो वहाँ पर आपको एक कहीं ना कहीं ऑप्शंस निकालने पड़ते हैं। मसला ये बेंच लाइनर पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद कितने हैं। जो अभी भी हम बात करें कि टीम की शक्ल क्या होनी चाहिए, किस प्लेयर को आपने किस पोजीशन पे खिलाना है, जब मैचअप्स की बात आप करते हैं, क्योंकि जितने भी अगले 2 मैचेस हैं वो आपके आसान नहीं होने वाले, तगड़े मैचेस हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ। वो टीम्स, बेशक इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि खास करके जब आप अपने मिडिल ऑर्डर की बात करते हो, उनकी आपने स्पिनर्स को जब टैकल करना, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बेशक हसरंगा मौजूद नहीं है, लेकिन तिक्साना की बात कर लें, वो स्पिनर्स उनके बहुत तगड़े हैं, और वो होम कंडीशंस में अपने होम कंडीशंस पे ना टफ टाइम आपको दे सकते हैं। जब आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, बाबर, फिर मैं कहता हूँ कि मसला ये है कि मैं वही चीज़ दोहराऊंगा, कल भी मैं काफ़ी लोगों को सुन रहा था कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, बाउंड्री सेटिंग एबिलिटी उनके पास मौजूद नहीं है। बाउंड्रिंग हिटिंग जो एबिलिटीज थी वो किसने ख़त्म की? हमने ख़त्म की ना। वो ओपनिंग बैट्समैन था, जहां पर दायरा लगा होता है वो आराम से निकाल लेता है बाउंड्रीज को। आपने उस पोजीशन में डाल दिया जहां पर आपने या तो मैचेस जितवाने हाई स्ट्राइक रेट के साथ, कि आपने रन रेट को मेंटेन करके रखना है कि आप अगर चेज करने पे जा रहे हो, या आपके पास विकेट्स गिरी होंगी जहां पर आपने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी है, लेकिन आपने बीच में कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी निकालनी है। अभी तक जितना बाबर आजम का इस अपना वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकडाउन निकालो, खास करके इंडिया वाले मैच के अंदर, वो शॉट उसने, मैं अगर बाबर आजम को जितना देखता हुआ हूं, वो शॉट उसकी है ही नहीं जो उसने खेली थी इंडिया के खिलाफ। अगर आप उसको अपने प्रॉपर गेम खेलने दो, वो शायद फोर्सफुली उनको जगह दी गई है, तो फोर्सफुली वो शॉट्स लगा रहे हैं। बाबर को अगर आप उस शॉट की बात करो, मैं अगर आप नेचुरल बाबर आजम को देखो तो वो कवर ड्राइव, तगड़ा कवर ड्राइव मारने वाला लड़का है, वो शॉट भी कवर ड्राइव के ऊपर खेलने वाली थी। आप उसको फोर्सफुली, जो आपने उसका दिमाग बना दिया है कि यार आपने कम से कम 1 ओवर के अंदर 1 छक्का और 1 बाउंड्री लाजमी निकालनी है, वो बाबर आजम का प्ले ऑफ स्टाइल नहीं है। आप उसको, फिर मैं वो बात दोहराता हूं, फिर पेशावर जल्मी वाली, आपको बिग बैश में चला जाऊं,
जल्मी के अंदर मसला ये था लास्ट टाइम जब पीएसएल के अंदर उसके इर्द गिर्द थे 6-7 लड़के ऐसे जो कि अपनी गेम को मेंटेन करते हैं। बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम खेल सकता है। बिग बैश के अंदर भी सेम ये सिनेरियो था कि 6-7-8 नंबर तक उनके पास प्लेयर्स मौजूद थे जो कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा सकते थे। बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम खेलता। पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि हम लोग इर्द गिर्द घूमते ही उसके हैं पूरा कि यार बाबर परफॉर्म करेगा तो पूरी टीम चलेगी। आपके पास इस वक्त भी आप मिडिल ऑर्डर को अगर आप निकाल के देख लो, फखर तो कल आपने डाला ना को काफी टाइम के बाद, अभी वो टेस्टेड नहीं हुए वर्ल्ड कप के अंदर। उसके अलावा अभी भी देखो तो आपका डामाडोली है ना। सलमान अली आगा ने पिछले मैच के अंदर आके शायद 33 किया था या 32 किया था, मुझे याद नहीं है। वो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच आपको नजर आया। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट फिर फ्लॉप हो रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। चौथे नंबर पे आप देखें इस वक्त आपको खुद समझ में नहीं आती कि हमने उस्मान खान को किधर खिलाना है, चाहे चौथे पे खिलाना है। उसने एक मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उसने कहते हैं ना हमेशा एक प्लेयर होता है वो शटअप कॉल देता है अपनी बॉल से या अपनी बैट की परफॉर्मेंस से। आपने जो मिडिल ऑर्डर इस वक्त बनाया हुआ है, मसला मुझे आ जाता है वो सस्टेनेबिलिटी का। जहां पर प्रेशर आएगा वहां पर बाबर जैसा प्लेयर आपको चाहिए जो कि रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी खेले, ना कि आप ये उसको बाहर से डग आउट से कहेंगे यार जाके एग्रेसिव अप्रोच ही रखनी है, लाठी चार्ज जिसको कहते हैं। आपने अपनी गेम के मॉड ऑफ गेम के बुरक्स खेले। ये प्लानिंग्स जो है वो पहले से होती है। अजहर भाई आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है, जब किसी बड़े टूर्नामेंट में इवेंट में हम जा रहे होते हैं जैसे वर्ल्ड कप है, उसकी कितनी अरसे पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हमने ये चीज़ यहाँ करनी है, ये चीज़ यहाँ यूटिलाइज करनी है, हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कब से प्लानिंग शुरू हुई? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी तक हमें समझ कुछ नहीं आ रही, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आज सवाल बहुत तगड़े पूछ रही है। हमारे पास टाइम है जी, हमारे पास बहुत टाइम है। ब्रेक पे तो नहीं जाना ना, अभी आप जाना भी होगा, हम नहीं जाएंगे, आप जवाब दें। देखें, आप बात यह है कि पाकिस्तान में ना होता यह है, दुनिया भर की अगर आप टीमें देखें तो उसमें प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है। मैं अभी आपको बताऊं, इंग्लैंड में एशेज की प्लानिंग जो है ना वो 2 साल पहले हो गई थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक 16 और 19 में जब हम लोग थे वहाँ पे मिकी आर्थर के टाइम पे, उस वक्त हमारे पास था कि टाइम था कि हमने टीम बिल्ड करनी है। उसके बाद 19 के बाद ये अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कोच के पास ये वाला टाइम हो कि वो टीम बिल्ड कर सकता है। माइक हैसन जो है लास्ट ईयर PSL के बाद आ गए थे, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया उनको, 1 साल था उनके पास। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जो जिस वक्त हम थे वहाँ पे, माइक जिस वक्त गैरी क्रिस्टन आया, हमने मिडिल ऑर्डर की बात की, उसमें टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ अब्दुल समद का, ठीक है, उसमें इरफान नियाजी, मिडिल ऑर्डर में ये लोग थे, ठीक है। ये लोग किधर हैं आज? ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा हम हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर खिलाएंगे, हसन नवाज किधर है? ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम बाबर को के साथ और रिजवान के साथ हम नहीं जाना चाह रहे। ओके, फेयर इनफ। आपने एक प्लान बनाया, ओके, आपने कहा जी बाबर अपनी क्रिकेट इंप्रूव करे, तो उसके बाद बाबर ने कौन सी क्रिकेट उसके बाद खेली? अगर आप ये बात कर रहे हो, अगर ये क्राइटेरिया, अगर आपने ये क्राइटेरिया, आप बाबर को वापस लेके आए, ठीक है। बाबर इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, उसको बाहर होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। टॉप ऑर्डर में अगर आप ऊपर से देखें, अभी आप दुनिया भर की बात करते हैं, ठीक है, दुनिया भर की टीमों में अगर आप प्लेयर्स देखें, जो रूट उनके गिर्द खेलती थी टीमें, उनके गिर्द खेलते थे। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, उनके साथ खेलते थे, ठीक है। विराट कोहली, ठीक है, उनके साथ बाकी प्लेयर्स खेलते थे। बाबर आजम के साथ क्यों नहीं खेल सकते? ये एग्जैक्टली सेम सिनारियो है जब हम बात करते थे, जब हमारी बात होती है अक्सर, आप वो तो ग्रुपिंग भी हो गई ना, मैं एक अक्सर बात होती है कि आपके बाद ऑलराउंडर नहीं मिला, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद साथ में नहीं खेल सकते, लेकिन आज तक मिला भी नहीं, ठीक है। तो आपने प्लेयर, आप बाबर के साथ भी यही कर रहे हैं कि बाबर को करते, आप बाबर से कहते हैं कि भाई आपका हमें स्ट्राइक रेट ऊपर चाहिए। अब आपने बाबर को इस जगह पे लगा दिया है कि बाबर ने जाके स्लॉगिंग करनी है। उसको अगर आप ओपन भी कर रहे हैं तो उसको आप ये कह रहे हो स्लॉगिंग कर रहे हैं। या तो आप मुझे बताओ ना, आपकी टीम में ऐसे प्लेयर हों कि जो 180 के स्ट्राइक पे खेल रहे हो या 200 के स्ट्राइक पे, फिर तो समझ आती है। अगर एक बंदा खेल ही आपके उसमें रहा है, तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आप बाबर के, अभी हम कह देते हैं ब्रेक में जाने से हम अपने एनालिस्ट को कह देते हैं कि हमें जो है ना पावर प्ले का स्कोर शीट दिखा दे पिछले 1 साल की, और जिस वक्त बाबर और रिजवान खेल रहे थे, कि हमने पावर प्ले में पहले 6 ओवर में कितने स्कोर करते थे, तो आपको सारी चीज सामने नजर आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपने जो सारी चीजें जो है ना
उखेड़ दी हैं। आप सर्टेन चीज़ें आपने फॉर एग्जांपल बाबर को आपने सॉरी रिजवान को अगर आपने नहीं खिलाना था, ओपन नहीं करवानी थी, आप उनको कह देते मिडिल ऑर्डर में आप खेलेंगे। रिजवान की स्क्वाड में जगह होनी देखिए चाहिए। आप उनको कह देते कि भाई हम आपको ओपन नहीं करवा ले, हमें मिडिल ऑर्डर में। अभी उसके बाद क्या हुआ, आपने साहबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर कह के विकेट कीपर कर दिया, उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। उसके बाद आप नाफे को जबरदस्ती आपने कहा, ठीक है, मुझे तो ये भी सुनने में आया था इन्होंने बाबर को भी कहा कि आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एक टाइम पे वो भी बात चल रही थी कि बाबर आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है हर जगह फोर्सफुली ही आपने फोर्सफुली। अब उस्मान इनके प्लान में नहीं था, पिछले वर्ल्ड कप के बाद उस्मान इनके प्लान में नहीं था। इनके प्लान में मोहम्मद हारिस था। मोहम्मद हारिस से परफॉर्मेंस नहीं हुई, इन्होंने बाय फोर्स किया, अब क्या हम करें, कहाँ जाएं, ठीक है। इन्होंने वहाँ से उस्मान को तो फिर दोबारा लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपने सारी चीजें ना खुद ब खुद बिखेर दी हैं। भाई आप आप जो सॉर्टेड भी थी वो अब अनसॉर्टेड नजर आ रही है। मकसद ये है कि यही मैं कह रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर, मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ आप ये T20 फॉर्मेट छोटा फॉर्मेट है, आप वर्ल्ड कप जीत सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन हैं, ये कंसर्न है, ये कैसे कौन बताएगा कि क्या हो रहा है। ओवैस आप जवाब देना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज, सॉरी आप वक्त में जा रही, अभी लोग मुझे कहेंगे कि जी आप जो है ना आप इसका हिस्सा थे, ठीक है, आप सवाल अभी तो आपसे होते हैं, ठीक है, आप मुझे हम क्रिटिसाइज होते हैं ना। हम एक मैच खेलते हैं, मतलब हमने वो खेला, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट मैच के दौरान, अभी मैं जब हेड कोच था, टेस्ट मैच के दौरान हम लोग पहला टेस्ट मैच जीते, सेकंड टेस्ट मैच ऑन टॉप जा रहे थे, ठीक है। मैंने तो माइक हैसन से भी क्वेश्चन कर दिया था, आकिब से भी क्वेश्चन कर दिया था कि भाई किसने कहा, ठीक है, कि आप ड्यूरिंग द टेस्ट मैच आप कप्तान अनाउंस कर दें, ठीक है, मैच में। उसमें क्या हुआ, जिस दिन उन्होंने टेस्ट अनाउंस किया कप्तान शाहीन को रिजवान की जगह, उसमें रिजवान से ये सारी चीजें होती हैं, गेम में होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम टेस्ट मैच उसकी वजह से हारे, लेकिन वन ऑफ द रीजन हो सकती है, बिल्कुल रिजवान से स्टंप छुटा, कैच छुटा और मिस रन आउट चांस जो मिस हुआ उनसे, ठीक है, ये सारी चीजें हुई, आपका गेम इधर चली गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें आप जो चीज़ें बैकग्राउंड चल रही होती है, बैकग्राउंड में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को कभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं और कभी ना कभी उनके माइंडसेट में ये चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि मैंने कभी भी आके कंप्लेन नहीं की। मैं जो भी बात आपसे करता हूँ कि ये जो चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं कि भाई आपके पास टाइम मिला ना, हमें तो हम जिस वक्त गैरी क्रिस्टन आया, आप वहाँ थे, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, उसके बाद गैरी चले गए, ठीक है, जेसन आए, वो चले गए, फिर आकिब वॉज सिलेक्टर एंड वही टीम बना रहे थे, तो वही टीम बना रहे थे। लेकिन फिर अकाउंटेबल भी तो ठहराना चाहिए ना। अभी वर्ल्ड कप जब खत्म हो जाएगा, फिर माइक हैसन से क्या इन सारी चीज़ों का जवाब लिया जाएगा जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम बात करें पाकिस्तान प्लेइंग 11 में चॉप एंड चेंजेस जो होती हुई आ रही हैं और लैक ऑफ प्लानिंग हमें जो नज़र आ रही है। अवैस में ब्रेक पर जाने से पहले अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का क्या वो सिस्टम है? क्या हम माइक हैसन से कुछ अरसे बाद जवाब ले रहे होंगे कि वर्ल्ड कप में ये जो चीज़ें हो रही थी इसकी क्या वजह है और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? मसला ये है ना कि जब वर्ल्ड कप आता है ना, बड़ा स्टेज मैचेस, तो फिर ये अकाउंटेबिलिटी वाला अल्फाज एक यूज़ आता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कोचेज या प्लेयर्स तो बहुत जल्दी रगड़े के अंदर आते हैं जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, जो इनको अपॉइंट करते हैं, पूरा एक HR डिपार्टमेंट भी पूरी है, पूरी मैनेजमेंट है, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आती। अच्छा। है वो कभी भी नहीं आती। अच्छा, कोचेज उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है? देखें, कुछ हद तक कोचेज की हो जाती है। अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं भी ऑफेयर भी बात कर रहा था, 2022 का शायद वर्ल्ड कप का हम फाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, 2022 ही था। फिर उसके बाद हम 2024 का हम सेमीफाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें मैथ्यू वेड ने हमें मारा था और वसन अली वाला मामला अपना कैच का हुआ। अगर उस टीम का ब्रेकडाउन निकाल के देखें, उस टीम में कितने बड़े पावर हिटर्स बैठे हुए थे। वही बाबर आजम, रिजवान ओपन करते थे आपके लिए, शान मसूद तक का आपका हिस्सा रहे हैं। आपकी टीम फ्रीक्वेंटली, वो जो शान की बात करें, उस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए। आपके वो प्लेयर्स वो हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट का उनको टैग लगाया जाता है, कहा जाता है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं बैठते। ठीक है, कुछ हद तक आप कहते हो, कुछ हद तक आप कहते हो ठीक है, आपने फाइनल तक खेला, ठीक है, उस वक्त शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, नसीम शाह एक अच्छा डुओ बना हुआ था। मैं बैटिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैचेस जीते हो।
उसके बाद क्या मामला हुआ कि आपकी टीम एकदम नीचे आके गिरी? अब मैं प्लेयर का नाम लेता हूं, मुझे पता है बहुत से लोग अभी बुरा भला स्टार्ट हो जाएंगे फेसबुक पे या लाइव जो हमारा शो देख रहे हो क्या आपको थोड़ी परवाह है, आप जाएं बात नहीं करें। परवाह हो जाती है, क्या करें कहीं ना कहीं। मोहम्मद हारिस की बात करूंगा। एक प्लेयर जब वर्ल्ड कप के अंदर, मुझे याद है यहाँ पर ही बैठे थे सकलैन भाई, मैं वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूँ। सकलैन भाई ने एक बात हमें की थी, अगर आपको याद, उन्होंने कहा कि आई डोंट नो कौन इंजर्ड था, तो उन्होंने कहा कि हेडन को मैंने कहा कि कौन सा लड़का इस वक्त आपको नेट के अंदर ज्यादा तगड़ा लग रहा है, जो कि ज्यादा एक बॉडी लैंग्वेज उसकी पॉजिटिव। उसने कहा हारिस अच्छा लग रहा है, उसकी हिटिंग एबिलिटी वगैरह हमने देखी। साउथ अफ्रीका वाले मुश्किल मैच में आप डालते हो, न्यूजीलैंड वाले मुश्किल मैच में डालते हो, वो आपको जितवा के देता है। वर्ल्ड कप के बाद ऐसी क्या चीज होती है, आप एक बात स्टार्ट कर देते हो, मॉडर्न डे क्रिकेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। अगर मैं स्ट्राइक रेट निकाल के उस वक्त की बात करूं तो उस वक्त उसका स्ट्राइक रेट था 180 के करीब था या 160, जितने आपके प्लेयर्स थे पाकिस्तान टीम में सबसे ऊपर था। मैं स्ट्राइक रेट पे बात कर रहा हूं। उसके बाद पता नहीं कौन सी सीरीज होती है, आप उसको कैरी ही नहीं करते हो। आप एक स्टेटमेंट क्या फिर दे रहे हो, डोमेस्टिक में आप पीएसएल में कह रहे हो मैं मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए, आपके पास मौजूद था, आपने उसको ड्रॉप किया। आप अब उसको वापस लेके आते हो टीम के अंदर, वो प्लेयर है जो कि या तो ओपन करता है या वन डाउन पोजीशन पे खेलता है फ्रीक्वेंटली। मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं। उससे मुझे एक अच्छी बात क्या लगती है, उसकी या रिजवान की ड्रॉप होते हैं साइड से, कोई आप उनके खिलाफ बात नहीं सुनते हो, ना वो बैठ के कोई अपना उसके पास स्टेटमेंट जारी करते हैं। वापस जाके क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। रिजवान अभी भी क्लब क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक भी अभी रेगुलर खेलता है। हारिस को आप ड्रॉप करते हो। हारिस का खुद कप्तान कहता है सलमान अली आगा के उसकी बहुत मेहरबानी है, वो इतना कुर्बानी दे रहा है, वो ओपन करता है लड़का, लेकिन हम उसको कभी 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, कभी 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, कभी 6ठे पे खिला रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी प्लानिंग ही नहीं है। आपसे वो जोर जबरदस्ती होता है ना, टीम में आपने एक लड़के को डाला हुआ है कि यार खाना पूरी कर दो, हम रिजल्ट्स मांग रहे होते आप हैं इन्हीं रिजल्ट्स प्लेयर मांगते से। हो। एग्जैक्टली। आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो ना, सबसे बड़ा इस वक्त अगर ऑस्ट्रेलिया का मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, मैथ्यू वेड जब ऑस्ट्रेलिया का उसने डेब्यू किया था, मैं विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं, दुनिया के हर विकेट कीपर बैट्समैन तो टॉप 3 के अंदर मौजूद हैं जो आके ओपन करते हैं। मैथ्यू वेड जब ऑस्ट्रेलिया के लिए आया था फ्रीक्वेंटली फ्लॉप हुआ था, ओपन भी उसने किया, मिडिल ऑर्डर में भी किया, लेकिन बाद में शायद 5वें 6ठे नंबर पे उसको डाला, लेकिन लोगों ने उसको कंसिस्टेंट रखा। आपके सामने उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कुछ नहीं फिर बाद में किया। वैस ने जिस तरह अजहर भी बातें की, अच्छा आप इसको कुछ रिस्पॉन्ड करना नहीं वो ठीक, उसने जो बातें की वो ठीक बातें की है। मैं वो वेल डन नवराज। वो तुम बात कर रहे हो ना कि जो लाइव देख रहे होंगे बहुत ट्रोलिंग करेंगे, मुझे भी बहुत ट्रोलिंग होगी। मैं आपको जो मैंने पीछे बात की ना, मैं पिछले 1 साल से मेरा वाइट बॉल क्रिकेट में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा वाइट बॉल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। आई वाज अ रेड बॉल हेड कोच। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि लोग यही समझते हैं कि मैं पिछले 2016 से ना पाकिस्तान टीम के साथ हाँ वो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैंने सब कुछ ये कर दिया है। तो खैर क्या बात कर रहे थे आप? हारिस की बात कर रहा था, या वो जो टीम जो अपने शान मसूद, जब अगर ऐसे ही हम प्लेयर्स जाया करते रहेंगे तो फिर तो बहुत सारे प्लेयर्स हमारे ऑलरेडी गुमनाम हो गए। फिर हम कंपेयर कर रहे हो तो इंडिया की टीम के साथ आपने कम्पीट करना है, उनको हरा कर आए, कैसे हरा कर आए? देखें अब जब बात करते हैं ना कि आपको स्ट्राइक रेट चाहिए, ठीक है, हाई वोल्टेज पे खेलने वाले प्लेयर चाहिए, एग्रेसिव प्लेयर चाहिए, तो फिर आपको उनके फेलियर्स भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ठीक है। वो ये नहीं होगा कि उन्होंने 3 मैच में कुछ नहीं किया तो वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार नहीं है। वो हम जो लोग बाहर बैठते हैं वो भी ये बात कर रहे होते हैं, जो अंदर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। अभी आप सिंपल सी एक चीज़ है, आप सूर्य कुमार यादव का अभिषेक के बारे में आप सुन लें। उसने कहा कि भाई आप वरिड हैं, उन्होंने 3 मैचों में कोई स्कोर नहीं बनाया, ठीक है। उसने कहा नहीं मैं उन लोगों के लिए वरिड हूँ जिनके खिलाफ वो चलेगा। उसने कहा कि हम हैं ना, अगर वो नहीं कर रहा, सूर्य कुमार यादव ने भी कितने टाइम पे स्कोर नहीं किया तो उसकी टीम उसको कैरी करती है। सम टाइम आपकी टीम जो है ना, टीम का मकसद ये है, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल गेम, दिस इज अ स्पोर्ट्स टीम। और विराट कोहली पे भी ऐसा टाइम आया जब वो रन्स नहीं कर रहे थे और फिर उनसे सवाल किया गया उनके कैप्टन से, भाई आप विराट कोहली को ड्रॉप करें। उन्होंने कहा आप विराट कोहली की बात करें, मतलब ही वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड कि आप उनको ड्रॉप करने की बात करें। तो ये बैक करती हुई आई हैं टीमें जिन्होंने प्लेयर्स को बनाया है। देखिए फॉर्म जो है ना वो टेम्परेरी होती है, क्लास इज परमानेंट। जो है ना आपके प्लेयर जो है, मैंने जिन लोगों का नाम लिया, ये देखिए अब आपके पास जब आपके पास जो रूट से बेहतर स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला बंदा आ गया ना, तो उन्होंने जो रूट को कहा ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है। विराट कोहली ने खुद कहा जी ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। विलियमसन का भी यही था, ठीक है। अभी आप बात कर रहे हैं ना कि आप ये कह दो कि जी आपने बड़ा तीर मारा, तो केन विलियमसन के साथ तो माइक हसन ने भी वो की ना, उसको कौन सा उसने पावर रेटर बना दिया था। तो अभी सिर्फ बात ये है हम क्यों कोई विराट कोहली नहीं बना सके। देखिए बाबर आजम आपके पास एक प्लेयर था जो टेम्पो गेम के टेम्पो के साथ खेलता था, ठीक है। हम बात करते हैं
कि जी वो स्ट्राइक रेट या ये हो गया, उसने स्लो कर दिया, ठीक है। लेकिन बीच में हुआ क्या है कि जिस वक्त भी आप ये बाबर और रिजवान यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है, उस वक्त इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी थी, ठीक है। दिस इज़ माय ओन ओपिनियन, ठीक है। उनकी सक्सेस भी थी, ओके। स्ट्राइक रेट, जब बात ये करते हैं कि जब स्ट्राइक रेट आपका नीचे आया जी, वो लड़के नेक्स्ट पे जाते हैं तो उन्हें 10 की एवरेज से रन बनाने पड़ते हैं या 12 की एवरेज से रन बनाने पड़ते हैं। उसमें फिर आपने प्लेयर्स शामिल किए, उसमें इफ्ती भी था, उसमें खुशदिल भी था, इरफान नियाजी भी था, ये लोग भी थे, ठीक है। तो मसला ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म नज़र आ गया कि ठीक ये सेट कर दिया इन्होंने और उसके बाद हमने लॉन्च करना है। अब वो नीचे क्या था कि जो ये लड़के हैं जो निचले नंबर पे खेल रहे हैं, इनको बॉल कम फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी परफॉर्मेंस आप इनकी एवरेज पे नहीं, इनका स्ट्राइक रेट देखें वो हो क्या रहा था। आप कह रहे कंपैरिजन नहीं बन रहा है जी, उसमें ये है कि अगर आपको नीचे वाले का फेलियर देखें ना, अब एक बंदा है जो 7 से 8 ओवर खेलेगा, उसकी एवरेज तो होगी, आप ये कहते हो कि जी वो हिट मार के आउट हो गया क्योंकि वो 10 के 12 की एवरेज को चेस कर रहा था ना, तो वो आउट हो जाएगा। लेकिन वो समटाइम जिस दिन चलेगा वो आपको मैच भी जिता देगा। हमने इसी वजह से हमारे पास मिडिल ऑर्डर कभी कोई आया ही नहीं, मिडिल ऑर्डर कोई बन ही नहीं सका, क्योंकि हमने उन लोगों को बैक ही नहीं किया। उसमें ये नहीं था कि वो खेल नहीं सकते, हमें ये होता था कभी हम आसिफ को ले आए, कभी इफ्तिखार को ले आए, कभी इसको ले आए। पिछले 5, 7, 8 साल से तो यही चल रहा था ना। सिर्फ तनकीद से बचने के लिए कि कोई एक मैच में नहीं चला, 2 में नहीं चला, चले हमारे पे तनकीद आ रही है, हमें जवाब देना पड़ेगा, चलो जी चॉप एंड चेंजेस कर। भाई सिर्फ एक चीज़ है, आपने अभी बात की थी ना कि वर्ल्ड कप के हम बात करते हैं जी, आगे हमने नेक्स्ट वाले प्लानिंग करनी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि छोड़ दें इस टीम को, छोड़ दें, आप बेस्ट टैलेंट पाकिस्तान का आइडेंटिफाई कर लें कि दिस इज़ आवर बेस्ट टैलेंट। आपका जितने भी माइंड सेट हैं वो बैठ जाएं कि जी हमारा ये है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें जैसे शाहीन से हैं या इस टीम से हैं कि ये हमारा बेस्ट टैलेंट है इस फॉर्मेट का, ओके। आप उन प्लेयर्स को साल दे दें कि गो एंड प्ले, वो बेहतर बन जाएंगे। अब मसला ये होता है कि जब आप टैलेंट आइडेंटिफाई, आज मैंने एक टैलेंट आइडेंटिफाई किया, अगले दिन मुझे उसके टैलेंट पे डाउट हो गया, तो फिर मेरी नज़र ख़राब है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट हम पिक करते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस से, कि हमने टैलेंट पिक कर लिया और हम कहते हैं कि अंडर कुक्ड होता है, हम उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल देते हैं। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, नहीं क्राइटेरिया, नॉट बी द क्राइटेरिया। नहीं, बिल्कुल आपको थोड़ी सी अगर पीएसएल ही देखना है तो एटलीस्ट 2 साल तो देखें कि 2 साल वो T20 फॉर्मेट तो खेला हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होना चाहिए। हम अंडर कुक्ड बंदों को ला के इंटरनेशनल क्रिकेट में ला देते हैं, वहाँ पे हम प्लेयरों के रनअप ठीक कर रहे होते हैं, उनकी टेक्निक ठीक कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट दैट। ये ग्रास रूट लेवल पे, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे आपका प्लेयर जो है ना, ये सारी चीज़ें सीख के आए। जिस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आते हैं उस वक्त आपको जो है ना माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है कि किसी बंदे का सर अगर थोड़ा सा गिर गया उसको आप एडजस्ट करें, और टैक्टिकल डिसीजन कि आपने अपोजिशन से मैच कैसे जीतना है। अजहर भाई, फिर यही हमारी 90s की टीम से और आज की टीम में यही फ़र्क है। उस वक्त हम कहते थे बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़्यादा वो परफॉर्मेंस दिखाते हुए आए, तो आज वो स्ट्रक्चर वो नहीं है, इस वजह से हम पीछे रह गए। देखिए आप देखें ना, अब आपके पास देखें एक चीज़ तो है, जो बात होती है 90s की बात होगी, आज की बात होगी। मैं एक क्लियर बात बताता हूँ, जो 90s का पोटेंशियल था, जो कैलिबर था, वो आज के क्रिकेटरों में नहीं है। ओके, वो टैलेंट नहीं, अब हमारे प्लेयर्स में वो टैलेंट नहीं। वो वाला टैलेंट अब देखें ना, आप कहाँ से लाएंगे सकलैन मुश्ताक, आप कहाँ से लाएंगे वकार यूनुस, आप कहाँ से लाएंगे वसीम अकरम, आप कहाँ से लाएंगे सईद अनवर। दूसरी टीम तो प्रोड्यूस कर रही है एक के बाद एक स्टार। देखिए, मैं वो इसी वजह से कर रही है जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जो आपका ग्रास रूट लेवल है, ठीक है। आप मुझे आप बताएं ना, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, टैलेंट है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, टैलेंट निकल आएगा। ये इस धरती में बहुत टैलेंट है, पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अभी आप देखें 75 ईयर्स ऑफ क्रिकेट, मतलब हमें हो गए आज़ाद हुए हुए, हम अपना के क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें टेस्ट क्रिकेट में आपने सिर्फ 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 200 विकेटें ली हैं आपकी, इसमें वसीम भाई, वकार भाई और इमरान भाई, ठीक है। 3 बंदे हैं जिन्होंने किए हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। दैट शोज कि आपने कभी किसी को कंसिस्टेंट चांस ही नहीं दिया। यूनुस खान 10,000 पाकिस्तान से रन करता है, ठीक है, 10,000 पाकिस्तान, ठीक है, 10,000 रन करता है पाकिस्तान से। मेरा ख्याल है कि उसके 30 कमबैक्स होंगे, मतलब ऐसा प्लेयर, ठीक है। यूसुफ का देख लें, मतलब आप प्लेयर्स के नाम देख लें, इवन के इंजमाम भाई, ये सारे
टाइम बाय टाइम ड्रॉप होते रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि फॉर्म अगर नहीं है तो आप ड्रॉप होते हो। मैं ये बात नहीं कह रहा कि आपने वहीं बैठ जाना है, लेकिन आपके किसी भी मसले में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इस वजह से आप आपके कॉन्फिडेंस शो करें अपने पे। मुझे लेकिन- वैसे आप जब बात करने लगते हैं मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। मैं मेरा मसला है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ ब्रेक से वापस आती हूँ, आपसे मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी जाना है ब्रेक की तरफ। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, स्ट्रक्चर के हवाले से। ओवैस कोई रोशनी डालना चाह रहे हैं किसी बात पे? ओवैस जी अब आपका टाइम है। यहाँ पर इशू क्या है कि लड़का ड्रॉप होता है साइड से। अब मैं आ जाता हूँ चले नेगेटिव पॉइंट्स पे। बाबर ने डोमेस्टिक कब खेला आखिरी? 5-6 साल तो हो गए होंगे आपको। मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ खेले हुए। शाहीन शाह अफरीदी आखिरी शायद उसने KRL को रिप्रेजेंट किया था इस्लामाबाद में, जहाँ उसने 8 या 9 विकेटें ली थी, मुझे याद है इस्लामाबाद रीजन के खिलाफ था, मुझे अगर गलत नहीं हो। उसको लगभग 6 साल हो गए, 5-6 साल डोमेस्टिक में वापस गए हुए। यहाँ से इशू क्या, लड़का ड्रॉप होता है ना, वो बैठ जाता है चुप करके। उसको पता है मेरी पावर है, सोशल मीडिया है, फैन फॉलोइंग है, मैंने टीम के सर्कल में ही रहना है। वो चक्कर अब है नहीं 90s वाला कि आपके पास इतनी यूसुफ ज्यादा भाई ने जो ऑप्शंस बातें नहीं की है। वो ठीक है फिर? अब देखें वो तो ऑब्वियसली सेटअप के अंदर है, मैं सेटअप में नहीं रहा। वो जो बात कर रहे होंगे शायद उसमें कुछ चीजें अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि मैं सेटअप में नहीं रहा। मुझे मैं लीग क्रिकेट के सेटअप पे रहा हूँ, उसमें मैं कुछ कह सकता हूँ। अब आप अंडर 19 स्ट्रक्चर पे आते हैं ना, जब आप अजहर भाई लोगों की बात करें, 90s क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। एक तरीकाकार था कि अंडर 19 खेले पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के टूर अच्छे भले होते थे पाकिस्तानी के उस वक्त। आप वो करके आप पाकिस्तान टीम में आते हो या डोमेस्टिक खेल रहे होते। इस वक्त मैं अंडर 19 के साथ काम करता हूँ। आप अंडर 19 किसी प्लेयर को उठा के देखो ना, तो उसको पूछो यार पाकिस्तान खेलना है, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, अजहर भाई इस पे एग्री करेंगे, 80 to 85% लड़का पता है क्या कहता है? कहता है पाकिस्तान से पहले मैंने लाहौर कलंदर खेलना है, मैंने मुल्तान सुल्तान खेलना है, मैंने पेशावर जलमी खेलना है। क्यों? उसको Commercial पता है aspect। वो डोमेस्टिक में नहीं जा रहा। कमर्शियल एस्पेक्ट उसको पता है कि यार मेरे 1-2 इनिंग्स भी लगी ना, या मैंने नेशनल टीम में पिक स्टार्ट हो है ना, जाऊंगा। मैंने परफॉर्म कर दिया, मेरा नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया, हकीकत है। शॉर्टकट आपने साल 2 पहले बहुत ज्यादा कैप्स पहन की, आपने सबको कहा भाई पाकिस्तान टीम खुली हुई है, 2 PSL में परफॉर्मेंस करो, आप वापस यू आ आर जाओ। मोर देन वेलकम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्राइटेरिया आपका है, एग्रीमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यू हैव टू, व्हेन यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं हूं, यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। उस पर कितना इंप्लीमेंट होता है आपके सामने है। आप अभी इन प्लेयर्स का ब्रेकडाउन निकालो, ये कितना इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें कुछ प्लेयर्स हैं जाके डोमेस्टिक खेलते हैं, जिसमें रिजवान भी था, जिसमें मैंने आपको कुछ प्लेयर्स के नाम लिए। ज्यादातर जो आपके स्टारडम प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, वो इसी ताड़ में होते हैं, बस ठीक है ड्रॉप होए। तो फिर प्लेयर तो जिम्मेदार ना हुआ। आप मुझे एक प्लेयर बात खुद बताएं, जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं ना, एक छोटी चीज है, आप कह रही हैं कि रिजवान ये परफॉर्म नहीं करा, बाबर आजम परफॉर्म नहीं करा, शाहीन नहीं परफॉर्म करा। Patchy किसी ने बैठ के ये जरूर कहा शाहीन से कि आप परफॉर्म नहीं करे, डोमेस्टिक भी है, आई एम गेटिंग यू बैक इनटू पाकिस्तान, शाहीन जाके परफॉर्म करो, इफ यू आर गुड इनफ डोर्स आर ओपन फॉर यू। कोई भी नहीं कहता। तो फिर रिस्पांसिबल अजहर भाई नहीं कौन नहीं, है मैं इस आपको चीज़ का? बताता हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं थी, ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाता था। अभी आप रिसेंट पास में देखें कि फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे टाइम पे नहीं, हमारे लिए लीग्स के दरवाजे बंद हो रहे हैं थोड़े। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अभी आप वैसे भी 2 NOCs देते हो प्लेयर्स को, PCB जो है ना 2 NOCs देता है। अभी क्या हो गया है कि अभी रिसेंटली हमने जो टेस्ट मैच से पहले हमने सब लोगों को कहा था कि आप जाके अपना डोमेस्टिक जो है ना खेलें, और उसमें सब लोग, नसीम भी जाके खेला, आई थिंक शाहीन से भी बात हुई थी, शाहीन भी एक आधा मैच खेला गालबन इससे टेस्ट मैच से पहले। बाबर से भी बात हुई थी, बाबर की कमिटमेंट थी, बाबर ने खेलना था डोमेस्टिक जाके, मेरी उससे बात हुई थी, उसने ही वाज एग्री, ही वाज हैप्पी टू प्ले, लेकिन उसकी जो कमिटमेंट थी आई थिंक कि बाहर जाने वाली। और वो फिर एक तरफ से, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि जो आपके जो प्लेयर्स हैं अब लाहौर से जो खेल रहा है उनको अलाउ कर दें कि आप वो डिफरेंट जगह से जाके खेल दें। वो PCB ने पहले उनसे कहा था, उन्होंने कहा हो जाएगा, बाद में वो ऐसा हुआ नहीं। तो इस वजह से जब आपका वनडे टूर्नामेंट हुआ तो उस वक्त आपकी फर्स्ट क्लास चल रही थी, जो मतलब उस टाइम पे तो खेल नहीं सके, लेकिन वो एग्री थे। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि ज़रूर आपको जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके आपको ये खेलनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने वापस कैसे आना है, जब आप फेल हो रहे होते हैं तो उससे कम बैक कैसे करना है, कैसे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपको सिखाएगी, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं सिखा सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास वक्त भी कम है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है आज शाम को, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, दोनों अनबीटन अभी तक इस टूर्नामेंट में। क्या लग रहा है आपको?
देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं। अभी जिस तरह की रिसेंटली अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक के दे बिन वेरी वेरी गुड। अगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट में देखें, आप थ्रू आउट उनको देखें, पिछले साल 1.5 साल में उन्होंने हर जगह पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। अभी इंडिया में टेस्ट मैचेस जीते, हमारे साथ टेस्ट मैच ड्रॉ करके गए। तो लेकिन अगर आप वनडे की देखें, उनके पास जो है ना ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो मैच विनर हैं। उनकी बॉलिंग लाइनअप भी उनका बहुत तगड़ा है, बैटिंग डेप्थ बहुत है। माकरम जो है इज प्लेइंग वेरी वेल, मिलर हैं, जो ये सारे जितने भी लोग हैं, जाहिर सी बात है इंडिया घर में खेल रही है, उनको थोड़ा एडवांटेज है होम ग्राउंड का। लेकिन ये जितने भी लड़के हैं सारे अभी इंडिया का टूर भी करके आए हैं, इंडिया में IPL भी खेलते हैं, तो कंडीशन का भी उनको पता है। और अहमदाबाद में अहमदाबाद में मैच है। लेकिन इनका जो चोकर वाला मसला है, जो टैग लगा देते हैं कि ये चोक कर जाते हैं, वो पिछले वैसे मैच में इन्होंने कहीं ना कहीं वो खत्म कर दिया। वो अफगानिस्तान के कहते हैं ना मुंह से निवाला छीन के ले आए हैं, वो उसमें भी चोक कर सकते थे। उसमें भी वो चीज़ ऐसी थी कि वो अगर नो बॉल ना रबादा करते तो गेम पहले ही खत्म हो जाता। ये नर्व्स की बात है, जब आप ऐसे मौके पे जाते हैं तो आपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है और ये करना है कि यार हमने ये टैग निकालना है। जस्ट प्ले एज अ नॉर्मल गेम, कि आप प्रेशर ना लें कि यार ये हम जो है ना एक्सपेक्ट क्या करें आज की गेम से। गोइंग टू बी अ क्रैकिंग गेम। कोई वो बताएं ना, प्रेडिक्शन तो बताएं। इंडिया यार 50-50 करने दो ना, 51 कर दें किसी एक तरफ, किसी एक तरफ 51 कर दें। तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ी सा यार आई विल गो साउथ अफ्रीका 51, साउथ अफ्रीका 51 एंड 49 इंडिया। ओएस दूसरी तरफ तो बारिश को ज्यादा महबूब हुई है श्रीलंका के अंदर, जो मैच उसमें 70% अब बारिश है। अगला पाकिस्तान का मैच है, उसमें भी कोई हमें नहीं बारिश पता वाला मामला। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो इनका डिकॉक भी परफॉर्म कर रहा है, स्टब्स की बात करें, मिलर मौजूद है, माकरम अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है। बॉलिंग के अंदर स्टिल मैं कहता हूँ थोड़ा पेस बैटरी को, अब पता नहीं नोकिया को आज खिलाते नहीं खिलाते, क्योंकि रबाडा आपको थोड़ा सॉफ्ट कलर जरूर नजर आए थे। इंडिया में रबाडा का ट्रैक रिकॉर्ड एज सच इंप्रेसिव नहीं है, IPL स्पेसिफिकली बात, लेकिन इंटरनेशनल प्रेडिक्शन मेरी क्योंकि हमेशा फेवरेट टीम रही है 70% साउथ अफ्रीका, 70% साउथ अफ्रीका, 30% आप इंडिया को मार्जिन दे रहे हैं। इंडिया इज गुड, लेकिन साउथ अफ्रीका उनके कोच शुक्री ने बहुत अच्छा काम किया, जो साउथ अफ्रीका के कोच हैं। ऑल राइट, यानी हम आज के प्रोग्राम में ये क्लोज करें कि हमेशा देते हैं, आप भी दिया करें। ऑफ कोर्स मेरी मैं ये निकल जाती है, मैं निकल जाती हूँ, टाइम जरा कमी होती है, मैं उस चक्कर में प्रेडिक्शन दे। 80% साउथ अफ्रीका। मैं तो इंडिया को नहीं देखना चाहती आगे जीते हुए। हम प्रोग्राम को करना है हमें क्लोज, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।